आज सदन के तीसरे दिन बोलते हुए अखिलेश यादव जी ने सरकार को उसका आईना दिखाया। उत्तर प्रदेश के भीतर क्राइम का क्या हाल है, जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं श्री अखिलेश यादव जी ने एक एक घटना गिनाकर सरकार को बताया कि आपकी मिशनरी, आप झूठ बोल रहे हैं। सदन के भीतर इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी क्या सरकार कोई एक्ट करती है? क्या उस घटनाओं पे उसका कोई प्रभाव पड़ता है? अंबेडकर नगर में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। माननीय रामचंद्र राजभर जी ने उसको उठाया भी है। माननीय लालजी वर्मा जी भी किस तरह सरकार को घेरते हैं, आपने देखा है। लगातार नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में सवालों को उठा रहे हैं, और अगर इससे भी सवाल नहीं हल हुआ तो फिर आप तय करिए कि क्या मसला होगा। तो अब आप तय करिए कि सदन उदन का कोई मतलब है या फिर केवल जनता के पैसे पे ये आरामगाह और भाषण प्रतियोगिता का मंच बना हुआ है। आप सोचिएगा, बाकी कार्रवाई तो चल रही है। नमस्कार। और क्वालिटी तो इतनी अच्छी क्वालिटी थी, खैर कुछ चीजों के लिए तो हमें ही धन्यवाद देंगे नेता सदन आप। एक वीडियो मैंने लगा दिया था, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हुई। उसके बाद रफ्तार से कोई चला आ रहा था, पूरी गाड़ी चली गई अंदर, पूरी गाड़ी अंदर। कैसे निकला होगा वो गाड़ी से, और गाड़ी कैसे निकाली होगी उस गड्ढे से? एक्सप्रेसवे, पूरी गाड़ी अंदर यात्रियों के संग, वो एक्सप्रेसवे आपका। और मैं दावा करता हूं इस सदन में नेता अध्यक्ष महोदय जी, समाजवादियों ने अगर डिजाइन नहीं किया होता उस तरह का, तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री अपना हरकुलस लेकर के उस एक्सप्रेसवे पर नहीं उतर पाते। और जितने हमारे नेता थे उस समय मंत्री थे, सबके उस पर पटिया पे नाम थे, सब हटा दिया इन्होंने। आपका घाटे में है कि नहीं है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट बदल दिया, झांसी से बनना था चित्रकूट से बना दिया, और अभी चित्रकूट नहीं जुड़ा है इसमें। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी गए, पूरा ढह गया। लोग डर रहे हैं चलने में। अगर लोग डरेंगे चलने में तो कैसे मुनाफा आएगा? सब टोल घाटे में, घाटा ही घाटा। और इसलिए घाटा हो रहा है क्योंकि आप मंडियां नहीं बना रहे हैं, आप किसानों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे केवल शहर को जोड़ने के लिए नहीं थे, गांव को जोड़ने के लिए थे, और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा ले जाए, इसलिए था। और ये 2 एक्सप्रेसवे तो मैंने बोल दिया, एक और बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता, थोड़ा सदन के जो उनकी पार्टी के नेता हैं वो जरूर कहेंगे वो तो आपका था एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। अच्छा, तब ठीक है, आप बताना ये जरूर, ये गंगा एक्सप्रेसवे इनका था। उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं आज आप। नहीं, वो सच थोड़ा बहुत बता देंगे सरकार को। जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाने वाले थे वो नंबर 2 से लुढ़क करके जाने कहां पहुंच गए हैं, और कितना नीचे जाएंगे कोई नहीं जानता। जो नंबर 2 पे थे, वैसे 2 नंबरी अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, जो 2 नंबर पे थे वो कहां पहुंच गए? अब कैसे ऊपर आओगे आप? और दोस्त की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त होता है। बोलो, दोस्त के साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे आप लोग? दोस्त की पहचान तभी तो होगी बुरे वक्त पर। देखिए, उनकी दोस्ती तो चलती है, आपके साथ भी हमारे, वो सरकार के संग दोस्त रहते हैं। तो अब अध्यक्ष महोदय, दोस्त की तभी तो पहचान होगी बुरे वक्त पर।
मैं तो नेता सदन से कहूंगा, अपने दोस्तों को बुरे वक्त पे मत छोड़ना। सुना है कुछ मीटर का मामला भी छिन गया था। अब गंगा एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा? शाहजहांपुर कैसे पहुंचेंगे आप? कैसे पहुंचेंगे शाहजहांपुर आप? कैसे पहुंचेंगे आप? क्योंकि जो कंपनी कहां थी, कितने बिलियन का नुकसान होकर के कहां पहुंच गई। तो मैंने नेता सदन से कहूंगा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा भी कि नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक धोखा किया है एक्सप्रेसवे के साथ। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक थे, मीडियन उसका 12 मीटर से लेकर के 15 मीटर 20 मीटर तक हो, उसका मीडियन कम कर दिया। यह भविष्य का एक्सप्रेसवे था, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस पे चलती। लेकिन अगर आपने डिजाइन ही गलत कर दिया तो उसको बदलाव कैसे लाएंगे? आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है। और मैं तो नेता सदन से कहूंगा कि जिस भी अधिकारी ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन देकर के ये काम कराया है, अगली पीढ़ी का ध्यान रखते हुए कम से कम उस पर कार्रवाई करना। और फिर आपको दिल्ली वाले पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं एक्सप्रेसवे के लिए? अभी दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनाना, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था, फिर कहता हूं बात को। यूपी की जनता ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री यहां के, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए पैसा क्यों नहीं मिल रहा दिल्ली से और स्टेटों को क्यों मिल रहा है? 1 लाख करोड़ का दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, लेकिन आपके स्टेट के लिए एक भी एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं। और जब आपके लिए पैसा नहीं तो आप भी नहीं दे पाएंगे पैसा। वित्त मंत्री जी आप ही मांग लो, अगर नेता सदन नहीं मांग रहे हैं तो पैसा लाइए आप। और यूपी को जोड़ ही नहीं रहे उससे। यूपी नहीं जुड़ा है देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से, कम से कम यूपी को जुड़वाइए आप। हवाई यात्राएं बहुत और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए हैं। नेता सदन जहां मैं जाता हूं उतरने के लिए, कहते हैं कि हवाई पट्टी चली नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति लेते लेते थक गया आजमगढ़ के हवाई पट्टी पे उतरने के लिए, मैं उतर ही नहीं पाया। हवाई जहाज से ये नेताजी ने बनवाई थी, उसके बाद एक्सपेंशन हमने किया और 5 साल से नहीं चालू हो रहा, क्योंकि वो एयरपोर्ट की सूची में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सब कुछ बन गया वहां, आप जाना चाहेंगे कि आप नहीं उतर सकते। मुरादाबाद भी पुराना समाजवादी नेताजी के समय की देन थी, आज भी नहीं उतर सकते आप उस पे। और आजमगढ़ में आप दे रहे हो, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे दिया है, जहां सड़क पर हवाई जहाज उतर जा रहे हो, वहां क्यों लोगों किसानों को परेशान कर रहे हैं आप? बनाना है नहीं आपको, क्यों बना रहे हैं आप? केवल किसानों को परेशान करने के लिए ये बना नहीं रहे। ना नोटिफिकेशन है, ना बजट है उसके लिए। चित्रकूट की हवाई पट्टी, नेता मैं हमारे माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, ये आजमगढ़ की नई हवाई पट्टी बनाए, नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, केवल किसान को परेशान करना चाहते हैं। उतनी ही हवाई पट्टी पर उतर जा रहा है तो भी नहीं माने, पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं आप। चित्रकूट का क्या बना लिया आप? क्या चित्रकूट का बन गया? 5 साल से नहीं कोई उतर पाया। एक हवाई पट्टी बनी रसूलाबाद में, एक बार हवाई जहाज उतरा बस, और उसमें भी कुछ उद्योगपति भेजे सरकार ने, कहा कि यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत कारोबार बढ़ेगा। उसके बाद कभी दोबारा नहीं उतरे जाकर के वहां। किसकी देन है ये सब हवाई पट्टियां बनाना? और आप तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दूसरे एयरपोर्ट के बारे में भी, जेवर बहुजन समाज पार्टी,
जेवर भी आपका था। एनओसी समाजवादियों ने दिलाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम दूसरी चाहते थे, एक और एनओसी मिल जाए हिरनगांव में, लेकिन बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने एनओसी नहीं लेने दिया। हमें एनओसी नहीं लेने दिया ही नहीं एनओसी। आपने भेदभाव किया उस समय। अगर भेदभाव न किया होता तो एक और आगरा को एयरपोर्ट बन गया होता, मिल गया होता। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है आपकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कितनी है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जो घटना अभी हुई हाल में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक होता और एडमिनिस्ट्रेशन अगर न्याय देता और न्याय के लिए काम करता, तो शायद मां बेटी को इस तरह जलाया नहीं जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां बेटी को जला दिया गया और प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पे थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने। और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये वो काम है बुलडोजर का। याद रखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। वो कैसे देखेगा कहां जाना है उसको? चलाने वाले ने, किसने फैसला लिया था कि जाओ चला दो? और फिर वो एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदन आपकी पुलिस ने उस बेटे को नंगा किया। बताइए, सर्दी में नंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि मां बेटी जल रही हो, प्रशासन भाग जाए और प्रशासन से न्याय मांगने जाए तो उसे कपड़े उतरवा दिए जाए सर्दी में? कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? अगर हम दुनिया में जाएं, और आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है। एक एक घटना, एक एक चीज जो यहां हो रही है, दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। हम आप कितना भी मैनिपुलेट करें, लेकिन आज के समय पर नेता सदन सच्चाई को नहीं छिपा सकते। और मैं आपके जिले की घटना याद दिलाता हूं। अपनी सरकार के समय पर एक पुलिस के अधिकारी ने इसी तरह कुछ गलत काम किया था, मैंने उसको वहीं पर सस्पेंड किया था। आपको कौन रोकता है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? मां बेटी गई हैं, ब्राह्मण परिवार के बेटे को आधा नंगा कर दिया, कौन रोक रहा है आपको? रोक कौन रहा है कार्रवाई के लिए? इससे आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और एक घटना नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं दूसरी घटना भी कन्नौज की बता सकता हूं। आप कहते हैं कि दंगा की डेफिनेशन देखिए ना, जो आंकड़े आते हैं वो क्या कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों को दोबारा पढ़िए और सरकार के आंकड़े देखिए क्या है। सरकार के आंकड़े, कन्नौज में 10,000 रुपए दे करके एक मुस्लिम नौजवान से आपने मंदिर में मांस रखवा दिया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, नेता सदन बीजेपी का कार्यकर्ता था, और आपको डीएमएसपी को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा? बताइए आप, कौन लोग थे वो दंगा कराने में? दंगा कराने वाला अध्यक्ष महोदय कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का था। और 10,000 रुपए में मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मंदिर में जाने का मांस रखवाया। और 17 लोग, अगर हम लोग सख्ती नहीं करते, आंदोलन की लेने धमकी देते, तो शायद वो कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन घबरा गया और 17 के 17 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जेल गए हैं। वो बीजेपी के लोग हैं।
आप कहते हैं सफाई दंगा करते हैं। रायबरेली में मां की मजदूरी मांगने पर सत्ता संरक्षित दबंगों ने 10वीं के दलित छात्र बिजली केबल से पिटाई की और क्या चटवाया? पैर चटवाए। एक दलित के नौजवान के ये आगे का घमंड कहां से रहा है? अहंकार कहां से आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये जीरो टॉलरेंस है। एक दलित बच्चे से जूते चटवाएंगे आप? ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? कुछ बातचीत हो गई और बातचीत में गोली मार दी जौनपुर में सभासद के। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? गोली मार दी, फरार। बातचीत हुई, निकाला, गोली मार दी। ये है आपका जीरो टॉलरेंस? महोबा में नमस्कार न करने पर दलित को कुल्हाड़ी से मारकर लहलहान किया। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? ये कहां से शब्द आपने इजाद किया जीरो टॉलरेंस? कहां से लेके आ गए आप शब्द जीरो टॉलरेंस? बाराबंकी में लेखपाल के उत्पीड़न के चलते कानून गो को मुंशी आत्महत्या, इलाज ही नहीं हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी। न्याय के लिए सोचें आप। यही बाराबंकी जो मुख्यमंत्री आवास से 70 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। यह है जीरो टॉलरेंस। कहां खो गया आपका बुलडोजर? कहां खो गया? और बलिया में मैं गया था, उस व्यापारी परिवार से मिला था मैं। कौन लोग हैं सूदखोरी कर रहे हैं वहां पर? करोड़ों की मार्केट वैल्यू जमीन, करोड़ों की मार्केट वैल्यू की जमीन वो ले ली। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए वो, धमकाते रहे और लाइव उसने आत्महत्या कर ली, लाइव। इससे ज्यादा दुखद क्या है? और नेता सदन आप जानकारी करिए, क्या बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं कि नहीं हैं? अगर जीरो टॉलरेंस है तो बीजेपी के नेताओं को आप जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो कर रहे हैं, आजमगढ़ में इंद्रपाल मौर्य संगम अपहरण कर हत्या, पति पत्नी, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? और कानपुर में अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी होगी कस्टोडियल डेथ की, बलवंत सिंह की। क्यों पुलिस ने मार दिया उसको? ये सैसवान में पुलिसिया गश्त 6 फरवरी को कोतवाली परिषद में खुद को पेट्रोल डालकर, ये जीरो टॉलरेंस है। वो भी जान चली गई उसकी सैसवान में। बलवंत सिंह, उसके साथ जो हुआ है, कोई कल्पना कर सकता? पुलिस पे फर्जी एफआईआर लिखा दी, पुलिस लगी, मारते मारते जान ले ली। क्या मदद की है आपने? आप दूसरों पे आरोप लगाते थे कि समाजवादी सरकार है, इसमें मदद में भेदभाव होता है। क्यों? कानून व्यवस्था जीरो अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय जीरो टॉलरेंस? आपको भी जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। घंटा हो गया हमारा। नहीं, अभी तो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं किया हूं। अभी तो शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज आना है। मेडिकल कॉलेज बजट में ले लीजिएगा। नहीं, बजट में फिर वो बजट वाली बात आएगी। तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूं। हालांकि मुझे भी लगता है मैंने समय गवर्नर से ज्यादा ले लिया, गवर्नर साहब से ज्यादा ले लिया है। इतना नहीं लेना। आपकी इच्छा है, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी आगे इच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। समय सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो बलवंत सिंह, उसकी पत्नी को सरकार ने भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहां के परिवार के सदस्यों ने मांग की थी कि 1 करोड़ की मदद होगी। नेता सदन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं जिसने जनता में यह भाषण न दिया हो कि समाजवादी सरकार में मदद में भी भेदभाव होता था। मैं आपसे कहता हूं, बलवंत सिंह की मदद कीजिए, आप उसके परिवार की मदद कीजिए। आप, कोई भेदभाव नहीं है। और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हुई उनकी मदद कीजिए आप।
आप 1 करोड़ दीजिए उसको। क्यों नहीं दे रहे हैं आप उसके परिवार को? क्योंकि वो कानपुर का रहने वाला है, इसलिए नहीं दे रहे हैं आप? सरकारी नौकरी आप उसकी पत्नी को वादा करके आए आपके नेता, सरकारी नौकरी नहीं देंगे आप? कन्नौज में भी एक परिवार है, उसको भी सरकारी नौकरी का वादा किया, उसको कब सरकारी नौकरी देंगे आप? अगर और घटनाओं में आप चुनाव के करीब सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो फिर इसमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हमारे पास कई तरीके हैं, हम पुनर्विनियोग के माध्यम से दे सकते हैं। ये क्या है? हम पुनर्विनियोग के माध्यम से, ये क्या है माननीय? आप ही कुछ कर रहे हो और मैं मान्यवर, मुझे माननीय मंत्री जी ने पुनर्विनियोग की परिभाषा बताने का काम किया और उसके बाद चेक कराओ, ये चेक कराइए प्लीज। उसके बाद नहीं, एक मान्यवर, उसके बाद चेक कराइएगा। उसके बाद मैंने पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी तो निश्चित रूप से पुनर्विनियोग के माध्यम से उस विभाग के पूंजीगत व्यय से दिया जा सकता है, बचत से। तो मान्यवर, मैं आप चूंकि घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और एक योगी की घोषणा है, एक पीठ के पीठासीवर की घोषणा है, तो मान्यवर ऐसी स्थिति में उस घोषणा का पालन होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी जो स्वयं वित्त विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा कि हम पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। वो प्रोसीडिंग आप पढ़ देना, सुन लीजिए। हम भूलते नहीं हैं, वो जो आपने बोला था वो बताइए। हम भूलते नहीं हैं मान्यवर। ये बात दोनों सही है कि जिस समय अब बीच में अगर बोलेंगे तो फिर बात नहीं आ पाएगी पूरी, या तो इन लोगों के हम तो बीच में बोले नहीं। बात देखिए, 31/5 को मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस घोषणा में ये नहीं था ये कब से लागू होगा, नंबर 1। नंबर 2, सुन लीजिए, जब पूरी बात सुन लीजिए। नंबर 2, जब 5 या 6 दिसंबर को इस हाउस में ये बात आई थी तो हमने इनसे कहा था कि अगर सप्लीमेंट्री में कोई चीज नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते। हमने उसमें सिद्धांत बताया था, हमने ये नहीं कहा था कि हम दे देंगे। देख लीजिए कार्रवाई देख लीजिए, हमने ये सिद्धांत बताया।